जो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 इतिहास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर समझाऊंगा, आप लोग को समझ में भी आएगा। आप लोग अपने भाषा में उत्तर लिखेंगे, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं जो दूंगा आप मेरे से समझ लीजिए, उसके बाद अपने भाषा में उत्तर लिखिएगा, ठीक है बाबू। आइए देखिए बाबू, आप लोग का जो पाठ के अंतर का क्वेश्चन है, इसको भी मैं थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। पीडीएफ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से जो आप लोग का जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है पाठ के अंदर का, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका व्यास का प्रश्न स्टार्ट होता है। आप लोग को फर्स्ट कह रहा है जोड़े बनाइए, मिलान करना है। मिलान करने आप लोग को आता है जी, मिलान कीजिए। तो अच्छा, गोपाल किस पे मिलेगा सर, पहले हम शुरू से मिलाते हैं, ठीक है। देखिए सोमनाथ क्या हो जाएगा, सोमनाथ हम लोग मिलाएंगे, सोमनाथ मंदिर है ना, ये कहाँ पर है, तो आप कैसे मिलाएंगे सर, इसको किस में मिलाएंगे सर, सोमनाथ को सर मिला लेंगे हम लोग गुजरात में। किसमें सर, गुजरात में, ओके। उसी प्रकार आगे अब आप लोग का जो है उसको किस में मिलाएंगे सर, जैसे यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा पालवंश, इसको किस में मिलाए सर, तो पालवंश को बच्चों आप लोग मिलाइए, पालवंश को बच्चों आप लोग मिलाइए किसमें सर, पालवंश को मिला सकते हैं बंगाल में। किसमें, बंगाल में। गोपाल जो थे ये लोगों के द्वारा चयनित शासक थे, ठीक है। कन्नौज को किस में मिलाए सर, कन्नौज को किस में मिलाए, और मध्य भारत को किस में मिलाए, ठीक है। तो आप लोग बताइए तो एक बार प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप लोग बोलेंगे सर आप कन्नौज को मिला सकते हैं किसमें सर, त्रिपक्षीय संघर्ष में। उसके बाद मध्य भारत को मिलाइए गुर्जर प्रतिहार में। तो इस प्रकार आप लोग मिलान को कंप्लीट कर लिए, मिलान को कंप्लीट कर लिए, ओके। आगे आइए, दूसरा कह रहा है दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे, दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हो सर, यस सर, लिखेंगे दक्षिण के प्रमुख राज्य निम्नलिखित थे, चोल, चीन, पांडे, राष्ट्रकूट तथा चालुक्य। इस प्रकार लिख लेंगे आप लोग। वीवीआई क्वेश्चन था, जवाब आप लोगों ने पा लिया। आगे देखिए सर, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उस समय के राजा कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे। उस समय के जो राजा होते थे ना, उस समय के जो राजा होते थे ना, वो कौन सी उपाधियां धारण करते थे। लिखेंगे उस समय के राजा अनेक और बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, जो उनके द्वारा विजित राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए देते थे। समझे आप लोग, जैसे में महाराजाधिराज, उसके बाद परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती। इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट किया। समझे बच्चों, एक बार आप लोग समझे तो लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे, ठीक है बाबू। जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना आपके दोस्त भी पढ़ेंगे, आपको भी मजा आएगा। हाँ भाई, मैंने अपने दोस्त को मदद किया है ना, इस भाव से जरूर कीजिएगा। कहता है बिहार और बंगाल में किन वंशों का शासन था, बिहार और बंगाल में कौन से वंश शासन कर रहे थे। लिखेंगे बिहार और बंगाल में कमसासीन तथा पाल वंशों का शासन था। बंगाल में कर रहे थे पाल वंश, बिहार में कर रहे थे तीन वंश, ओके बच्चों। आगे देखिएगा सर, कहता है तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। लिखेंगे तमिल क्षेत्र में जल सिंचाई व्यवस्था का विकास बहुत योजनाबद्ध तरीके से हुआ। नदियों पर बांध बनाकर जलाशय निर्मित किए गए, वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बड़े तालाब बनवाए गए, कावेरी नदी पर डेल्टा इलाकों में बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ बनाए गए, नहरों पर विस्तृत नेटवर्क क्षेत्रों तक सिंचाई पानी पहुंचाने के लिए बनाया गया। इस कार्य में राज्य कर्मचारियों के साथ स्थानीय किसानों का भी सहयोग लिया गया। समझे आप लोग, समझे तो एक बार सर यस सर जरूर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया और जो भी क्वेश्चन बचा है इसको मैं करवाऊंगा। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अभी इसके बाद अभी आप लोग का 6 PM में क्लास चल रहा है, इसके बाद जस्ट बाद आप लोग का 8 PM में भी चलेगा। किस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का। मैं आप लोग को बता दूं, इससे पहले आपका इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, तीनों को मैं एंड कर चुका हूँ, खत्म कर दिया हूँ, पूरा पढ़ा दिया हूँ। अब इतिहास शुरू किया तो चैप्टर 1 करा चुका हूँ, चैप्टर 2 भी आज करा दूंगा, चैप्टर 3 भी आज है शाम में 8 बजे शाम में, ठीक है। थोड़ा रात में आप लोग कर लेंगे बच्चों, नहीं करेंगे तो सुबह कर लीजिएगा। और सुबह में 6 बजे से आपका फिर सुबह 6 AM में, सुबह में 6 बजे
आपका कौन सा चैप्टर चलेगा प्यारे बच्चों? चैप्टर नंबर 4 चलेगा। ओके, 9 गो तो चैप्टर है जी, क्या लगेगा 10 हो या 9 क्वेश्चन आंसर करवाना है, ठीक है, तो तैयार रहिएगा। कहता है कन्नौज शहर तीन शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना? लिखेंगे कन्नौज शहर तीन शक्तिशाली साम्राज्यों गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट का संघर्ष केंद्र बिंदु बना, क्योंकि यह तत्कालीन गंगा यमुना दो आब क्षेत्र की पर दो आब का मतलब क्या हुआ आपको पता होगा, क्षेत्र में नियंत्रण रखने वाले महत्वपूर्ण नगर था। इस क्षेत्र पर विजय पाकर अच्छा राजस्व प्राप्त किया जा सकता था। ओके बच्चों, साथ ही कन्नौज जो था वो गंगा नदी किनारे स्थित होने के कारण व्यापारी मार्ग पर भी था, इसलिए इन तीनों शक्तियों ने कन्नौज पर कब्जा करने की कोशिश की। इतना शॉर्ट में दिए हैं, क्या लगता है आपको नहीं याद हो पाएगा? इतना याद नहीं करना है, थोड़ा समझना है। ओके बच्चों, चलिए याद कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इतिहास को कहानी की तरह पढ़िए, इतिहास को कहानी की तरह पढ़िए, कहानी पढ़िएगा मजा आ जाएगा। आगे देखिए, कहता है महमूद गजनवी अपने विजय अभियान में क्यों सफल रहा? लिखेंगे महमूद गजनवी अपने विजय अभियानों में इसलिए सफल रहा क्योंकि वह अच्छी तरह सुसंगठित अनुशासित सेना लेकर आया था। उन्होंने तुर्किस्तान और अफगानिस्तान के कुशल घुड़सवारों की सेना तैयारी की थी। उसके पास उस समय के सबसे अच्छे हथियार और घोड़े थे। दूसरी ओर भारतीय शासकों ने एकता का अभाव था, वे आपस में लड़ते रहते थे। गजनवी की चाल समझ नहीं पाए। ओके बच्चों, इस प्रकार लिख लेंगे आप लोग। तैयार हैं आप लोग? समझे आप लोग? समझे? यस सर, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए ना। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ? सामंतवाद का उदय किस हुआ? सामंतवाद का क्या मतलब है आप लोग जानते होंगे। सामंतवाद का उदय जो हुआ था वो जब कोई राजा किसी दूसरे राजा के में कोई युद्ध में हरा दिया तो पराजित राजा को अपने राज्य उसी को सामंत बनाकर शासन करना होता था। ठीक है, आप लोग समझे। देखिए मानिए ये कोई क्या है, राजा है, ये कोई क्या है, राजा है। भैया राजा इस प्रकार होते हैं, इनको आभूषण पहनाइए, आँख कान नाक मुँह दीजिए। अच्छा ये राजा हो गए। मानिए ये कोई ये क्या है, राजा है, राजा है। ठीक है, इनको क्या किए, ये राजा जो है, ये राजा है, इनका नाम है ए, ये राजा का नाम क्या है ए है, ये राजा का नाम क्या है बी है। ये क्या किए, इसको हरा दिए, इसको क्या किया, हरा दिए, इसको क्या क्या हरा किए। इस राज्य को क्या करेंगे, अपना अधिकार बना लेंगे। ये राज्य जो होगा ये मेरा अपना शासन चलाएंगे, ये राजा मेरे अंदर होगा। ठीक है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, राजा सामंत बनाकर शासन करना होता था। पराजित राजा को विजेता राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी और उसे कर देना होता था। अगर तुम शासन करोगे, अगर बोलता था राजा को, अगर तुम शासन करोगे तो तुम हमको टैक्स दोगे, तुम हमको इनकम दोगे, तुम हमको टैक्स दोगे। ठीक है, ये बात कर रहा था कौन, जो हरा दिया, जो राजा हरा दिया, जो राजा क्या क्या हरा दिया, जो राजा क्या क्या हरा दिया। ओके, इस प्रकार पराजित राजा विजेता राजा को सामंत बन जाता था। इस प्रकार जो विजेता राजा होते थे ना, पराजित राजा को अपना सामंत बना लेते थे। इस प्रक्रिया को सामंतवाद बोलते हैं। धीरे धीरे इस तरह सभी राजाओं को किसी न किसी शक्तिशाली राजा का अधीनता स्वीकार करना पड़ा और सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ। समझे आप लोग। अच्छा मानिए हमारा पास बहुत सारा शक्ति है, हमारे पास बहुत सारा हथियार है, हमारे पास बहुत सारा आदमी है, बहुत सारा सैनिक है। ठीक है, बहुत वीर बहादुर हैं हम। मानिए कि ये कोई है, इसका तीनों बेटा है, तीनों बेटा खच्चर है, तीनों बेटा लड़ने उड़ने वाला है, तीनों बेटा शक्तिशाली, यह सब पावर है, इसको रुपया पैसा सब कुछ है। इसके पास एक गरीब व्यक्ति है भाई, उसका वहाँ पर एक बेटा होता है, 3-4 लड़की होती है। क्या ये जीत पाएगा? इसके पास नहीं जीत पाएगा। तो इसी प्रकार बहुत सारे राजा हुआ करते थे, वो अपने देखते थे भाई ये दब इस पर हम अपना अधिकार पा सकते हैं, चाहते थे और आप अपना शासन कर लेते थे। सामंत बना लेते थे राजा को। ठीक है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं इस प्रकार व्यवस्था हुआ, सामंतवाद आ गया। ठीक है, आगे कहता है तत्कालीन राजा को राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे भिन्न है। देखिए पहले के में क्या होता था, तत्कालीन में और आज के बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, बहुत काफ़ी भिन्न थी। ठीक है, आज लोकतंत्र, आज क्या है लोकतंत्र। लोकतंत्र कहने का मतलब हुआ कि लोग जो चाहता है ना, जिसको राजा बनाना उसको बनाता है। ठीक है ना, जबकि उस समय क्या था, एकाधिकारी शासन होता था, मतलब राजा के बेटे ही राजा बनेगा। ये कौन बात हुआ भैया। आज निर्वाचित सरकार होती है, लेकिन उस समय शासन विरासत में राज्य करते थे। आज जो है हम चाहेंगे भैया आप सरकार बनोगे तो अभी सरकार बनेंगे। उस समय क्या होता था, हम राजा का बेटा
है, राज करेंगे, राजा का बेटा ही राज करेगा। प्रशासनिक अधिकारी आज परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त किया जाते हैं। आज जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो बीपीएससी और यूपीएससी भाई पास करते हैं, वो ना बनते हैं, लेकिन पहले नहीं, जबकि उस समय शासक द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उस समय जो राजा था ना, वही नियुक्त करता था, भाई तुम ही बनो मंत्री, तुम ही बनो ही, है ना। आज कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अलग अलग होती है, जबकि उस समय वे एकीकृत थे, ठीक है ना। इस प्रकार आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि मध्ययुगीन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। राजतंत्र और लोकतंत्र में समझते हैं, लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुना गया शासन, राजतंत्र मतलब राजा के द्वारा चुना गया शासन, है ना। समझ रहे हैं बाबू आप लोग, मजन तो लग रहा होगा, इतिहास में बोरिंग नहीं देंगे आने, है ना। चलिए, क्या आज भी हमारे समाज में सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं? आज जो हमारा समाज है बाबू, इसमें भी सामंतवादी दिखाई देता है, तो लिखेंगे प्रवृत्तियाँ तो है आज हमारे समाज में कुछ कुछ दिखाई देती है, ठीक है। आज भी हमारे समाज में सामंतवाद प्रवृत्ति दिखाई देती है। कुछ राजनेता बाहुबली अपने दबंग प्रभाव से लोगों को शोषण करते। बहुत सारे नेता होते भैया, वो क्या करेंगे, अमीर वर्ग का सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे लोग भी अमीर वर्ग का सपोर्ट करेंगे, और जो गरीब है ना उसको शोषण करेंगे, उसका शोषण करेंगे, ठीक है ना। वे अपना समर्थक द्वारा आम लोगों को डराते, और जैसे देखिएगा ना, बहुत सारा नेता लोग क्या करेगा, हमको ही वोट देना, नहीं देगा तो समझ लेना, ठीक है ना। ये सब बात होता है, डराते धमकाते हैं आम लोग को। ऐसे लोग समाज पर अपना वर्चस्व कायम रखना, लोगों होता है ऐसे ही, कहता है अच्छा मुंह पर बोल दिया देंगे, वहाँ पर क्या करता है वो तो उसका नेते जानेगा, माने जानता है। वर्चस्व कायम, जैसे मध्ययुगीन सामंत करते थे, हालांकि अब यह व्यवस्था भी औपचारिक नहीं है, लेकिन लोगों पर दबाव बनाकर शासन करने की प्रवृत्ति बने हुई है। अभी भी लोग पर शासन करता है। अरे भाई, एक बार वोट मांगने के समय ना मुखिया लोग पैर छूते, चाचा वोट दीजिएगा, ठीक है ना। वोट जब लेना होता है ना, आज चाचा कहाँ जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है ना, सब कुछ बोल देगा, गोरार लाग लेगा, गोरार लाग लिया भैया वोट दे दीजिएगा, तने चाचियों कहिएगा दे देने के लिए। कौन कहा, जो बनेगा मुखिया बनेगा जो, ठीक है ना। चाहे मुखिया बनना, चाचा की बात से तो भर देना हमरा दुआरे पर आ रहे छो, तने जा अभी फुर्सत नहीं है, जा बाद में मिलियो, ऐसा कहता है। कौन, ये प्रवृत्ति बनी हुई है, आप लोग समझ ही नहीं भाई। चलिए आइए, कहता है 11 नंबर क्वेश्चन, मध्य काल के मंदिर में अपने धन दौलत के काफ़ी प्रसिद्ध थे। भव्यता के दृष्टिकोण से आप अपने पास के मंदिर से तुलना करें, लिख लेंगे। इस प्रकार लिखेंगे, आज भी कुछ मंदिरों में भव्यता और धन संपदा मध्ययुगीन मंदिर जैसी है। तिरुपति बालाजी मंदिर, विरटी साई बाबा मंदिर, है ना, पटना महावीर मंदिर आदि दक्षिणा, है ना, धनाढ़ हैं। इन मंदिरों में भव्य स्थापत्य कला और सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलती है, जहाँ यह भक्तों द्वारा बहुमूल्य उपहार सजाए जाते हैं। जैसे प्राचीन काल में जो था वो, हालांकि आप मंदिर में अपनी आय से समाज भी सेवा करते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब आप लोग का जो है ये चैप्टर लगभग में कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग पाठ के अंदर का क्वेश्चन भी चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया है पाठगत प्रश्नोत्तर। इसका मतलब वह पाठ में जो अंदर का जो क्वेश्चन है, जो जैसे यहाँ पर था पृथ्वीराज किस शासन था, आप लोग का फर्स्ट पेज में जब ये चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ था ना, उसी में था। इस सब का भी क्वेश्चन आंसर हम दे दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन वीडियो मैंने करवाया कि बच्चा लोग कहता है कि सर जी आप हमको अंदर का भी करवाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाधि का क्या अर्थ होता है बच्चों, उपाधि का क्या अर्थ होता है, आप लोग क्या बोलेंगे। उपाधि शब्द का अर्थ होता है किसी भी दी गई शानदार उपाधि या किताब। प्राचीन काल से शासक सामंतों में बहुत सारा उपाधि मिलता है, पता होगा आप लोग को। जैसे कोई मानिए कि PhD कर लेता है तो उनका डॉक्टर लग जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर नहीं हुआ तो यो DR लग जाता है कि नहीं। सोमनाथ मंदिर, सारा कुछ हम दे दिए हैं, ठीक है, जो भी पार्ट के अंदर का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरा क्लास करते रहिए, ठीक है। डेली शाम के 6 बजे, और आज थोड़ा एक और क्लास होगा शाम के 8 बजे, करने के लिए रेडी रहिएगा। उसके बाद इसका क्लास के जस्ट बाद आपका शाम में क्या बोले हम, रूटीन समझिए, 8 बजे 8 PM में आपका चैप्टर 3 का क्लास होगा इतिहास का। फिर आपका कल 6 AM, ठीक है, तारीख लिख देते हैं 7/12/24 को। 7/12/24 को कौन सा क्लास होगा, 6 AM में आपका होगा प्यारे बच्चों चैप्टर 4 का। फिर आप लोग का आगे जो होगा वो तो जानवे करते हैं। चलिए, इतना के लिए रेडी रहिएगा। धन्यवाद बच्चों, फिर हम आपको सूचना देते रहेंगे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।